आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज से हम भूगोल शुरू कर रहे हैं और अब यह सिलसिला चलता रहेगा। 2-4 दिन YouTube पर हम ऐसे वीडियो डालते रहेंगे। जब आप सभी जुड़ जाएंगे तो लाइव क्लास शुरू हो जाएगी। तो भूगोल में सबसे पहले हम मैपिंग और इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, क्योंकि तमाम परीक्षाएं लगी हुई हैं और परीक्षाओं की दृष्टिकोण से मैपिंग और भारतीय भूगोल महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं मैपिंग। देखिए, मैपिंग शुरू करने से पहले कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को जान लेना ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको बताया जाएगा। तो मैपिंग में हम क्या देखते हैं? हम मैपिंग में विश्व मानचित्र पर लोकेशन खोजते हैं, किसी चीज़ की लोकेशन खोजते हैं। लोकेशन, अब देखिए, ये लोकेशन किस आधार पर खोजते हैं? हम दो रेखाओं के आधार पर खोजते हैं कि आप ग्लोब देखे होंगे, विश्व का मानचित्र देखे होंगे, तो उसमें कुछ क्षैतिज रेखाएं बनी होती हैं। उन रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाएं। कुछ लंबवत रेखाएं बनी होती हैं, उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर। तो ये कैसी रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाएं। इसको अंग्रेजी में लैटिट्यूड कहते हैं। तो ये कैसी रेखाएं हैं? क्षैतिज रेखाएं। क्षैतिज रेखाएं। क्षैतिज रेखाएं। और ये कैसी रेखाएं हैं? लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं। तो आप इसको देख लें। ये मान लीजिए ये आपका ग्लोब है या पृथ्वी है। पृथ्वी का मॉडल क्या है? ग्लोब है। तो ये क्षैतिज रेखा, पृथ्वी के बीचों बीच एक क्षैतिज रेखा खींची गई है। पृथ्वी का मतलब ग्लोब के बीचों बीच एक क्षैतिज रेखा खींची गई है। तो इस क्षैतिज रेखा को 0 डिग्री की विषुवत रेखा कहते हैं। इसको विषुवत रेखा कहा जाता है। तो ये क्षैतिज रेखा कैसी रेखा हो गई? इसी को अक्षांश रेखा कहते हैं। ग्लोब पर 181 अक्षांश रेखाएं हैं। 181 अक्षांश। देखिए, 90 रेखाएं उत्तर में हैं और 90 रेखाएं दक्षिण में हैं। तो अगर विषुवत रेखा को मिला दिया जाए तो कुल कितनी रेखाएं हो जाएंगी? 181 रेखाएं। और इन रेखाओं से किस चीज का पता चलेगा? इनसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का निर्धारण होगा। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का निर्धारण। गोलार्ध का निर्धारण होगा। तो उत्तरी
उत्तरी गोलार्ध कौन है, ये है, और दक्षिणी गोलार्ध ये है। तो विषुवत रेखा विश्व मानचित्र को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जैसे अपना भारत किधर है, विषुवत रेखा के उत्तर में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। ऑस्ट्रेलिया दक्षिण में है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में है। दूसरी चीज ये देखिए, इन रेखाओं से और किसका पता चलता है, दूरी का पता चलता है। दूरी का पता चलता है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी करीब 111 किलोमीटर होती है। तो दूरी का पता चलेगा दो अक्षांश के बीच 111 किलोमीटर की दूरी है। 111 किलोमीटर। तो 111 किलोमीटर की दूरी है। तो मान लीजिए ये दो क्रमागत रेखाएं हैं, तो यहाँ कोई स्थान है और यहाँ कोई स्थान है, तो इस दोनों स्थान के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 111 किलोमीटर हो जाएगी। तो अक्षांश रेखाओं से हमें दूरी का पता चल गया। और किसका पता चलता है, ताप वितरण का पता चलता है। ताप वितरण, और ताप वितरण का पता चल जाएगा तो इससे जलवायु का भी निर्धारण होगा। अभी आपको बताएंगे कैसे जलवायु का निर्धारण होता है। जलवायु का निर्धारण तो ताप वितरण और जलवायु का निर्धारण अभी आपको बताते हैं। पहले देशांतर देख लीजिए। देशांतर रेखाएं लंबवत रेखाएं हैं, मतलब ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची जाती हैं। तो इसको 0 डिग्री की प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं। प्रधान देशांतर रेखा, देशांतर। तो ये रेखा लंदन के ग्रीनविच से गुजरी है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच रेखा, इससे समय का पता चलता है। ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। अब देखिए, ये रेखा ग्लोब को दो भागों में बांट रही है, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। तो इससे क्या पता चलता है, पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध का पता चलता है। इसके अलावा इन रेखाओं की संख्या कितनी है, यहाँ से इस तरह से कितनी रेखाएं खींची गई हैं, 360, 180 इधर और 180 इधर, तो 360 रेखाएं हो गई सब। अब देखें कि इनकी संख्या 360, कुल 360 देशांतर है। 360 देशांतर। और इनसे किसका पता चल गया, पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध का। पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध का पता चलता है। पूर्वी गोलार्ध का पता, पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध का पता चलता है। अब आपने देखा कि विषुवत रेखा के माध्यम से हमने उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का निर्धारण किया,
और प्रधान देशांतर के माध्यम से हमने पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध का निर्धारण किया। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, उत्तर है ना, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, और इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ये दक्षिण है तो इसको दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध कह सकते हैं, गोलार्ध, और इसको दक्षिण पूर्वी गोलार्ध कह सकते हैं, पूर्वी गोलार्ध। तो अगर आप विश्व मानचित्र का अवलोकन करेंगे तो आप देखेंगे कि इस साइड में, मतलब विषुवत रेखा के उत्तर और 0 डिग्री की देशांतर रेखा के पूरब में अपना भारत है। तो अपना भारत किधर है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ये भारत है। तो भारत की लोकेशन पता चल गई, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। इसी तरह से अगर ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल दक्षिण में है और पूर्वी गोलार्ध में है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को देखेंगे तो ये किस गोलार्ध में पड़ेगा, ये दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में पड़ेगा। इसी तरह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को देखेंगे तो उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में पड़ेगा। तो इस तरह से हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से गोलार्ध का निर्धारण करके स्थानों की लोकेशन ज्ञात करते हैं कि वह किस गोलार्ध में है। अब देखिए, अक्षांश रेखाओं से दूरी का पता चलता है, देशांतर रेखाओं से भी दूरी के बारे में जान सकते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक 360 देशांतर खींची गई है, तो जाहिर सी बात है ध्रुवों पर देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी 0 होगी। आप देख लें, ये यहीं से दूसरी रेखा खींची गई तो ध्रुवों पर दूरी 0 होगी, लेकिन विषुवत रेखा पर दूरी सर्वाधिक होगी, करीब 111.3 किलोमीटर। तो विषुवत रेखा के आसपास दो देशांतर की दूरी, दो देशांतर के बीच 111.3 किलोमीटर की दूरी, और ध्रुवों पर 0 किलोमीटर। और देखें कि देशांतर रेखाओं से किस चीज का पता चलता है, इससे समय और तिथि का निर्धारण किया जाता है। समय और तिथि का निर्धारण जब आप डिटेल आपको पढ़ाया जाएगा तब आपको बताया जाएगा कैसे समय और तिथि निकाला जाता है। समय और तिथि का निर्धारण। तो आप देखें, मैपिंग में सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, और अक्षांश रेखाओं के माध्यम से हम लोग ताप वितरण और जलवायु निर्धारण के बारे में जानेंगे। दरअसल ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि विभिन्न महाद्वीपों में जलवायु कैसी है, ये जब हम जानेंगे तो जलवायु क्षेत्रों का पता होना जरूरी है। तो जलवायु क्षेत्रों का पता करने के लिए हम अक्षांश रेखाओं के बारे में कुछ आपको बताने जा रहे हैं। अक्षांश हेडिंग आप डालेंगे
अक्षांश, अक्षांश लैटिट्यूड। अब देखिए जो अक्षांश हैं, महत्वपूर्ण अक्षांश हम आपको बता रहे हैं। एक पृथ्वी बना लीजिए या ग्लोब, ये ग्लोब बन गया, ये थोड़ा तिरछा बन गया, इसको सही कर लीजिए। ये अब इसमें आप देखें कि जैसा हमने आपको बताया कि ये क्या है, ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा दो भागों में ग्लोब को बांट रही है, पृथ्वी को बांट रही है। तो इधर 90 रेखाएं हैं, तो यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण रेखा है वो 23.5 डिग्री की कर्क रेखा है। ये तो 0 डिग्री की रेखा है, इसको विषुवत रेखा हमने कह दिया, विषुवत रेखा। ये 23.5 डिग्री की क्या हो गई, कर्क रेखा। ये आपकी कर्क रेखा है, और ये 23.5 डिग्री की ये आपकी मकर रेखा हो गई, मकर रेखा। तो ये इक्वेटर हो गई, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये दोनों तरफ हो गया। अब एक रेखा और इम्पोर्टेंट है, वो रेखा है 66.5 डिग्री की रेखा। 66.5 डिग्री की जो रेखा है इसको आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, आर्कटिक, आर्कटिक वृत्त, वृत्त। और नीचे भी दक्षिण में भी ये स्थिति होगी। ये 66.5 डिग्री का जो वृत्त होगा यहाँ दक्षिण में, ये क्या होगा, अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। और ये इधर ध्रुवीय क्षेत्र होगा, ये आपका नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव, और ये आपका किधर है, दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव, ध्रुव। अब ये देखिए कि जो हमारे सूर्य की स्थिति है, वो सूर्य की स्थिति 23.5 डिग्री कर्क रेखा से लेकर 23.5 डिग्री मकर रेखा के बीच होती है। मतलब पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। इस झुकाव के कारण कभी पृथ्वी की कर्क रेखा सूर्य के सामने आती है, और कभी विषुवत रेखा, और कभी मकर रेखा सूर्य के सामने आती है। तो सबसे सूर्य की सबसे अधिक रोशनी या ऊष्मा कर्क और मकर रेखा के बीच पड़ती है। मतलब या तो सूर्य कर्क रेखा पर चमकेगा, या विषुवत रेखा पर, या तो मकर रेखा पर। तो सबसे ज़्यादा ऊष्मा वाला क्षेत्र ही होगा, सबसे अधिक ताप वाला क्षेत्र यही होगा। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको उष्ण कटिबंध कहेंगे। यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, तो ये उष्ण कटिबंध हो गया, कटिबंध, उष्ण कटिबंध।
ये वाला क्षेत्र, ये वाला पूरा क्षेत्र आपका उष्ण कटिबंध है। तो 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण। अब इधर देखिए 23.5 से 66.5 के बीच यहाँ क्या होगा, यहाँ पर इस एरिया में मतलब कर्क रेखा या मकर रेखा के आसपास गर्मी होगी, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे ठंडी होगी। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। शीतोष्ण कटिबंध मतलब यहाँ शीत और उष्ण दोनों रहेगा, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। और इस एरिया में सूर्य की गर्मी बहुत कम पड़ेगी, क्योंकि सूर्य यहाँ चमकेगा या यहाँ चमकेगा तो किरणें तिरछी जाएंगी, तो इधर रोशनी कम जाएगी। इसलिए इसको क्या हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं शीत कटिबंध। तो ये उत्तर में भी रहेगा और दक्षिण में रहेगा, शीत कटिबंध। तो इस तरह से हमने देखा कि हम पृथ्वी को 3 ताप क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं। एक उष्ण कटिबंध, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध, तीसरा शीत कटिबंध। तो ठंडी शीत कटिबंध में ज़्यादा पड़ेगी, गर्मी उष्ण कटिबंध में ज़्यादा पड़ेगी। तो ये तो हमने आपको विभिन्न कटिबंधों के अंतर्गत ताप वितरण दिखाया। अब जब आप ताप के बारे में, ताप क्षेत्रों के बारे में जान गए, तो जहाँ तापमान अधिक होगा और वो समुद्री इलाका है, तो पानी का वाष्पीकरण होगा, बरसात भी होगी, हैं? तो बरसात भी होगी, वहाँ आर्द्रता भी होगी। तो तापमान, आर्द्रता, वर्षा जैसी वायुमंडलीय दशाएं मिलकर क्या बनाती हैं, जलवायु। तो हम जलवायु के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जलवायु क्या है? जलवायु का मतलब ताप और क्या प्लस आर्द्रता, और इसमें क्या शामिल है, प्लस वर्षा। तो तापमान, आर्द्रता, वर्षा की वायुमंडलीय दशाओं को ही जलवायु कहा जाता है। अब हम जलवायु क्षेत्रों का निर्धारण करेंगे। तो यहाँ आप देखें कि पहले उष्ण कटिबंध में क्या स्थिति है। उष्ण कटिबंध में स्थिति देख लीजिए। तो उष्ण कटिबंध मोटे तौर पर किधर है, आप देखें ये 0 से 23.5 है उत्तर दक्षिण, लेकिन इसको आप 23.5 क्या, इसको 30 तक ले लीजिए। 30 तक उष्ण कटिबंध का प्रभाव रहता है। तो 0 से 30, ये ध्यान रहे कि ये नीचे भी है, दक्षिण में भी है और उत्तर में सेम हुई होगा। तो 0 के आसपास ये क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र 0 के आसपास वाला ये क्षेत्र पूरा, ये इसको मिटा दीजिए। ये पूरी पट्टी, यहाँ क्या होगा, यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। गर्मी ज़्यादा पड़ेगी
तो जाहिर सी बात है कि बरसात होगी। बरसात होगी तो यहाँ सघन वन पाए जाएंगे। और वन कैसे होंगे? सदाबहारी वन होंगे। तो इस क्षेत्र को आर्द्र, यार क्षेत्र होगा ना, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय सदाबहारी या कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र लिख लीजिए। ये तो डिटेल आप पढ़ेंगे, जलवायु क्षेत्र। तो इस जलवायु क्षेत्र में आपने देखा यहाँ प्रतिदिन वर्षा होगी, प्रतिदिन वर्षा। और दूसरी चीज क्या होगा कि यहाँ सदाबहार सघन वन पाए जाते हैं, सदाबहारी सघन वन। तो सदाबहारी सघन वन पाए जाएंगे। तो इन वनों में जनजातियां रहेंगी, क्योंकि ये सभ्य लोगों का इलाका नहीं होगा। यहाँ जलवायु अनुकूल नहीं है, रोज डेली बरसात होगी, आर्द्रता बहुत ज़्यादा होगी, तो यहाँ रहना बड़ा मुश्किल है। इधर अब अगले क्षेत्र में जाते हैं। ये 10 डिग्री है, 10 डिग्री उत्तर, 10 डिग्री दक्षिण। अब इस क्षेत्र में चलते हैं। इस क्षेत्र में आप देखें कि ये पूरा क्षेत्र 10 से 30 डिग्री का क्षेत्र, इसको आप 3 क्षेत्रों में विभाजित करें, 3 क्षेत्रों में। ये पूरब वाला जो क्षेत्र है, पूरब वाला जो क्षेत्र है, इसको मानसूनी क्षेत्र कहते हैं। ये मानसूनी क्षेत्र, मानसूनी जलवायु क्षेत्र, ये भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, ये जो पोर्शन है, ये मानसूनी जलवायु क्षेत्र कहलाता है। तो इस मानसूनी जलवायु क्षेत्र के बाद आएगा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, घास के मैदान या सवाना टाइप, या सवाना टाइप, सवाना टाइप। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, इन घास के मैदानों को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे सूडान में इसे सवाना कहते हैं, इसी तरह से ब्राज़ील में इसे कंपास कहते हैं, वेनेजुएला में लानोश कहते हैं, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में पार्कलैंड कहते हैं। तो डिटेल में आप आगे जानेंगे। इधर है पश्चिम में मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र। तो देखिए 10 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य 3 जलवायु क्षेत्र पाए गए। पूर्व में मानसूनी क्षेत्र, पश्चिम में मरुस्थलीय क्षेत्र और बीच में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। यहाँ देखिए मानसूनी जलवायु क्षेत्र जो है, यहाँ गर्मी में बरसात होगी, गर्मी में वर्षा, गर्मी में वर्षा होगी। दूसरी चीज, यहाँ गर्मी में वर्षा होगी तो ठंडी में पौधे पत्तियां गिरा देंगे, तो पतझड़ वाले वन पाए जाएंगे, पतझड़ वाले वन, पतझड़ वाले वन। और ये देखिए जलवायु क्षेत्र सभी प्रकार की फसलों के लिए
अनुकूल होता है। इसलिए यहाँ खाद्यान्न की उपलब्धता है और खाद्यान्न की उपलब्धता के कारण यहाँ विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है मानसूनी जलवायु क्षेत्रों में। तो यहाँ जनसंख्या घनत्व तो अधिक होगा। दूसरी चीज़, ये जो पश्चिम में मरुस्थल क्यों पाए जाते हैं? मरुस्थल इसलिए पाए जाते हैं कि महाद्वीपों के पश्चिम में, चाहे ये अफ्रीका देख लीजिए, अफ्रीका, तो ये पश्चिमी क्षेत्र, इधर अटलांटिक महासागर है, तो यहाँ ठंडी धारा चलेगी। ठंडी धारा चलने की वजह से जल ठंडा हो जाएगा, महासागर का जल ठंडा हो जाएगा तो वाष्पीकरण नहीं होगा, वाष्पीकरण नहीं होगा तो पानी नहीं बरसेगा, और पानी नहीं बरसेगा तो यहाँ इस एरिया में सहारा जैसे मरुस्थल हो जाएंगे। इसी तरह से आप यहाँ देख लीजिए, दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका साइड में, यहाँ चिली साइड में आटाकामा मरुस्थल है, आटाकामा मरुस्थल है। तो पश्चिम में ही मरुस्थली भाग होंगे। ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए, पूरा पश्चिमी भाग मरुस्थली है। तो ये मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र हो गया। तो हमने आपको ये बता दिया कि उष्ण कटिबंध में कौन कौन से जलवायु क्षेत्र होंगे। तो उष्ण कटिबंध में आपने देखा 3 क्षेत्र हैं, तो यहाँ हम उष्ण कटिबंध लिख दें, ये उष्ण कटिबंध में देखा। अब हम यहीं पे आगे शीत कटिबंध देख लेते हैं। शीत कटिबंध, तो शीत कटिबंध शुरू होता है, इसमें हम आपको 3 जलवायु क्षेत्र बताएंगे। ये 3 जलवायु क्षेत्र शीत कटिबंध में है, शीतोष्ण कटिबंध में भाई, शीतोष्ण में, शीतोष्ण कटिबंध, इसमें 3 है। इसको आप 30 से 65 मानिए, या मोटे तौर पर 60 ही मान लीजिए। यहाँ आप देखें, यहाँ ये नीचे 30 से 45 के बीच, 30 से 45 के बीच आपको मिलेगा कि यहाँ ना ज़्यादा गर्मी, ये वाला क्षेत्र है ये, तो यहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ेगी ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ेगी, बिल्कुल एसी वाली स्थिति रहेगी। तो इसको भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र कहते हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र। तो ये जलवायु क्षेत्र किधर होगा? भूमध्य सागर के आसपास, जैसे फ्रांस है, स्पेन है, इटली है, इन सब जगहों पे होगा। यहाँ ठंडी में बरसात होगी, ठंडी में वर्षा, ठंडी में वर्षा होगी। और यह रसदार फलों के लिए जाना जाता है, रसदार फल होंगे, तो रसदार फलों वाले वृक्ष होंगे। तो यह क्षेत्र बिल्कुल वीआईपी क्षेत्र है, बिल्कुल एयर कंडीशनर है। और यहाँ सबसे सभ्य लोग पाए जाते हैं। आप देखेंगे यूनानी चिंतन, जो कि कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो इसकी शुरुआत यूनानी चिंतन से होती है। तो यूनान जो है इसी भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में है। और यहाँ देखिए, यहाँ रसदार फलों वाले वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे मौसमी है या अंगूर है। तो यहाँ अंगूर है तो अंगूरी बनेंगी, तो ब्रांडेड शराबें यहीं पर बनेंगी, इसी क्षेत्र में। और इस क्षेत्र में आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में
तो ये तो वही है, चावल वाली शराब बनेगी, महुए वाली शराब बनेगी, ये सारी चीज़ें। मतलब जिस तरह का जलवायु क्षेत्र होगा उसी तरह के लोग उसमें बसेंगे। यहाँ देखिए दूसरा जलवायु क्षेत्र कौन है? दूसरा जलवायु क्षेत्र ये आप शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान या स्टेपी टाइप। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में ठंडे में खूब ठंडी पड़ेगी, गर्मी में खूब गर्मी पड़ेगी। और ये घास के मैदान गेहूं उत्पादन, मक्का उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। और इन मैदानों को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है। जैसे रूस में इसे स्टेपी कहते हैं, अमेरिका में इसे प्रेरी कहते हैं, अर्जेंटीना में पंपास कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपने सुन रखा होगा, डिटेल में आपको पढ़ाया भी जाएगा। इसके बाद पश्चिमी जलवायु क्षेत्र, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु क्षेत्र ये कहाँ पाया जाता है? ये पश्चिमी यूरोपीय जलवायु क्षेत्र ब्रिटेन वगैरह में पाया जाता है और यहाँ खूब ठंडी पड़ती है। और यहाँ पर पछुआ पवनों से लगभग साल भर वर्षा होती है, साल भर वर्षा होगी। अब देखिए, अब शीत कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के बारे में देखिए। शीत कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र ये देखते हैं, ये हम आपको 60 से शुरू होगा और ध्रुव तक चला जाएगा। तो इसमें दो चीज़ें हैं। ये 60 से 70 डिग्री के बीच एक टैगा, इसको टैगा जलवायु क्षेत्र कहते हैं। टैगा जलवायु क्षेत्र में यहाँ पानी तो बहुत कम बरसेगा। तो पानी कम बरसेगा तो कैसी पत्ती वाले वन पाए जाएंगे? शंकुधारी वन पाए जाते हैं, शंकुधारी वन। इन वनों को टैगा वन भी कहते हैं। तो जैसे साइबेरिया क्षेत्र है, कनाडा है, यहाँ सब शंकुधारी वन पाए जाते हैं। और ये जो बर्फीला क्षेत्र है ध्रुवों पर, इसको हम टुंड्रा जलवायु क्षेत्र कहते हैं। टुंड्रा जलवायु क्षेत्र, यहाँ पेड़ पौधे नहीं पाए जाएंगे। बर्फी है तो कहाँ पेड़ पौधे पाए जाएंगे? यहाँ लाइकेन नामक काई पाई जाएगी। एक काई बर्फ पर जमी होगी तो उसी को लाइकेन कहते हैं। तो लाइकेन नामक काई पाई जाएगी। तो ये टैगा और टुंड्रा कैसा हो गया? शीत कटिबंध वाला जलवायु क्षेत्र। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो ताप वितरण हमने 3 कटिबंधों के अंतर्गत बताया, उन 3 कटिबंधों के अंतर्गत आपने देखा कि सबसे विषुवत रेखा के आसपास आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र है और इसके उत्तर में ये 3 जलवायु क्षेत्र हैं। अब
शीतोष्ण कटिबंध में भी 3 जलवायु क्षेत्र हैं, भूमध्य सागरीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु क्षेत्र और शीत में टैगा और टुंड्रा जलवायु क्षेत्र है। तो ये विभिन्न महाद्वीपों के अंतर्गत इन जलवायु क्षेत्रों के बारे में आपको बताया जाएगा। अब देखिए, ये अक्षांश वाला हिसाब किताब पूरा हुआ। देशांतर के माध्यम से हम लोग समय निकालते हैं, और समय निकालना हम तब बताएंगे जब भौतिक भूगोल आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ मैपिंग से केवल इतने से ही मतलब है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, उसको जान लेना ज़रूरी है कि मैपिंग में आप विभिन्न महाद्वीपों के अंतर्गत पर्वत, पठार, पहाड़ इत्यादि के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अब हम आपको पर्वत बता दें। पर्वत, पर्वत देखिए, पर्वत आप देखें, पर्वत का मतलब कि उठी हुई करीब 1000 मीटर की ऊंचाई वाली शिखर युक्त जमीन पर्वत कहलाती है। ये पर्वत मोटे तौर पर 3 प्रकार का होता है। ये पर्वत 3 प्रकार का होगा। एक को कहते हैं वलित पर्वत, वलित पर्वत, और दूसरा भ्रंश पर्वत, भ्रंश पर्वत, तीसरा ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। तो वलित पर्वत का मतलब, वलित का मतलब फोल्डेड, मोड़दार पर्वत, इसको मोड़दार पर्वत भी कहेंगे। तो ये दबाव की शक्तियों, संपीड़न की शक्तियों से बने पर्वत। 2 पृथ्वी के अंदर प्लेटें हैं ना, सरक रही हैं, तो जब 2 प्लेटें आपस में आमने सामने आकर टकराती हैं तो इससे क्या होगा कि वो प्लेटें उठ जाएंगी, तो उसी से वलित पर्वत का निर्माण होगा। उठ जाएंगी या मुड़ जाएंगी। तो संपीड़न, संपीड़न की शक्तियों से बने पर्वत, शक्तियों से बने पर्वत, बने पर्वत। संपीड़न का मतलब दबाव। ये देखिए, ऐसे एक प्लेट इधर से आई, एक प्लेट इधर से आई, तो ये मुड़कर उठ गई। तो ये पर्वत शिखर युक्त होंगे, लहरदार होंगे। ये वलित पर्वत है, जैसे रॉकी एंडीज, रॉकी एंडीज, ये वलित पर्वत है। इसी तरह से भ्रंश पर्वत कि अब एक प्लेट इधर है, एक प्लेट इधर है, खिंचाव हुआ, अगर खिंचाव हुआ तो ये प्लेट इधर सरक जाएगी, एक ये प्लेट इधर सरक जाएगी, तो दोनों के बीच गैप बन जाएगा, घाटी बन जाएगी। तो ये जब घाटी बन जाएगी तो ये दोनों पोर्शन उठ जाएंगे, तो इसी को भ्रंश पर्वत कहते हैं, ब्लैक माउंटेन। तो ये खिंचाव, खिंचाव या तनाव की शक्तियों से बने, तनाव की शक्तियों से बने पर्वत होते हैं, शक्तियों से बने। और इनके सिरे समतल होंगे, जैसे ये है, देखिए ये, तो
ये शिखर युक्त नहीं होंगे, इनके शिखर क्या हैं, मतलब चोटी युक्त नहीं होंगे, इनके शिखर समतल होंगे। तो ये भ्रंश पर्वत है। तो भ्रंश पर्वत इस तरह से बनते हैं और ये भ्रंश घाटी है। ये देखिए ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी के समय जो लावा निकलता है पृथ्वी के अंतर्गत, वो लावा पर्वत नुमा जम जाता है। तो यही ज्वालामुखी पर्वत है। तो लावा से निर्मित पर्वत, लावा से निर्मित, ये निर्मित। अब देखिए जब एक ही पर्वत तंत्र के अंतर्गत, जब एक ही पर्वत के अंतर्गत कई पर्वत श्रेणियां होती हैं तो इसी को कार्डिलेरा कहा जाता है। तो एक ही पर्वत के अंतर्गत कई पर्वत श्रेणियां ये क्या कहलाती हैं, श्रेणियां। इसको कार्डिलेरा कहा जाता है, कार्डिलेरा, इसे कार्डिलेरा कहा जाता है। जैसे राकी, जैसे आप राकी देख लीजिए, ये राकी एक कार्डिलेरा है कि इसमें कई श्रेणियां हैं। जैसे आप राकी कहाँ है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, तो यहाँ ये राकी हो गया। इसी के अंतर्गत कास्केड है, सियरा नेवादा है, सियरा माद्रे है। तो कई पर्वत श्रेणियां हैं, इसीलिए इसको कार्डिलेरा कहा जाता है। अब आइए अगली चीज, पठार। पठार है, पठार का मतलब ऊपर उठी समतल भूमि। इसका सिरा कैसा होगा, इसकी ऊंचाई कैसी होगी, समतल भूमि। तो ये पठार है। पठार देखिए होते तो कई प्रकार के हैं, लेकिन दो प्रकार के पठार हम बताएंगे जिनका जिक्र होगा। अंतर पर्वतीय पठार और दूसरा गिरिपादीय पठार। अंतर पर्वतीय पठार का मतलब दो पर्वतों के बीच जो पठार होते हैं। जैसे मान लीजिए एक पर्वत ये है, एक पर्वत यहाँ पर है, तो ये जो उठी जमीन है, उठी समतल जमीन, ये अंतर पर्वतीय पठार है। गिरपादी पठार का मतलब पर्वतों के पैर के नीचे, गिरपाद के नीचे ये जो पठार होगा, ये अंतर पर्वतीय पठार है, वो गिरपादी पठार है। जैसे पेंटागोनिया का पठार, पेंटागोनिया है, दक्षिण अमेरिका में बताया जाएगा, ये गिरपादी है। और इधर वाले जो पठार हैं राकी वाले, तो वो कोलोराडो का पठार, ये अंतर पर्वतीय पठार है। और देखिए पठार हो गया। अगला कॉन्सेप्ट है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप के बारे में जान लीजिए। प्रायद्वीप का मतलब जमीन का वह टुकड़ा जो कम से कम 3 ओर से
समुद्र से घिरा हो या जल से घिरा हो। तो देखिए 3 और है, इधर है, इधर है, इधर है जल। तो ये प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब 3 ओर से जल से घिरा भूभाग, जल से घिरा भूभाग, घिरा भूभाग, ये प्रायद्वीप है। तो प्रायद्वीप का जो दक्षिणी सिरा होता है वो क्या कहलाता है? केप कहलाता है, केप। केप कहलाएगा कि जैसे मान लीजिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसका सिरा, इस दक्षिणी सिरा केप हॉर्न कहलाता है। इसी तरह अफ्रीका है, इसका दक्षिणी सिरा क्या कहलाता है? केप ऑफ गुड होप कहलाता है। भारत है, ये भी प्रायद्वीप है, इसका दक्षिणी सिरा केप ऑफ कुमारी कहलाता है। तो आप प्रायद्वीप समझ गए होंगे, ये केप है। इसका जो दक्षिणतम बिंदु है वो क्या कहलाता है? केप। जैसे केप हॉर्न, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ कुमारी। अगली चीज प्रायद्वीप के बाद आप आइए खाड़ी। खाड़ी, खाड़ी का मतलब 3 ओर, ये 3 ओर जल से घिरा है। ये यहाँ खाड़ी का मतलब 3 ओर से भूभाग से घिरा, भूभाग से घिरा जलभाग, घिरा जलभाग, ये खाड़ी कहलाता है, जलभाग। जैसे ये जल है, जल तो 3 ओर से घिरा है ये जल, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो खाड़ी है। चौड़ी खाड़ी बे कहलाती है, चौड़ी खाड़ी बे कहलाती है, खाड़ी बे। आप जैसे बंगाल की खाड़ी सुने होंगे, तो बंगाल की खाड़ी, तो यही खाड़ी है, 3 ओर से स्थल से घिरा है, जलभाग। अब देखिए अगली चीज, खाड़ी के बाद आपको बता दें सागर। सागर, सागर का मतलब सी, जहां वह जलभाग जहां नदियां गिरे, वह जलभाग, भाग जिसमें नदी गिरे, जिसमें नदी गिरे, नदी गिरे वह सागर है। जैसे आपने सुना होगा हिंद महासागर का एक सागर है अरब सागर। अब सागर के बाद महासागर। महासागर क्या है? महासागर, महासागर का मतलब होता है सागरों का समूह, सागरों का समूह, ये महासागर कहलाया। सागरों का समूह महासागर है। जैसे हिंद महासागर, तो हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, तमाम सागरों से बना है। तो सागरों का समूह महासागर है। और सागर क्या है? जहाँ पर नदी गिरे, जिस बड़े जलभाग में नदी गिरे वही सागर है। एक होता स्थल अवरुद्ध सागर, स्थल अवरुद्ध सागर, अवरुद्ध सागर। स्थल अवरुद्ध सागर का मतलब होता है ऐसी झील जिसमें नदी गिरे। अगर झील में नदी गिरती है तो इसका मतलब नदी जहाँ गिरेगी तो वो सागर हो गया। झील, झील तो है ही है, लेकिन जहाँ नदी गिरे जिस झील में,
तो नदी गिरने के कारण वो सागर हो गया, और चूंकि वह स्थल से घिरा हुआ है चारों ओर, इसलिए झील भी है। तो ये झील जिसमें नदी गिरे, झील जिसमें नदी गिरे, ये क्या हो गया? स्थल अवरुद्ध सागर। जैसे कैस्पियन सागर है तो इसमें वोल्गा नदी गिरती है, तो ये कैस्पियन सागर जो है वो क्या है? स्थल अवरुद्ध सागर है। ये झील है, कैस्पियन झील है, इसमें नदी गिर रही है, इसलिए इसको स्थल अवरुद्ध सागर कहते हैं। ये कैस्पियन वास्तव में क्या है? झील का मतलब चारों ओर स्थल से घिरा जल भाग। अब चूंकि इसमें नदी गिर रही है, इसलिए इस झील को सागर कहते हैं, कैस्पियन। तो ये स्थल अवरुद्ध सागर हो गया। अब लास्ट है, एक होता है जल डमरू मध्य या जल संधि। जल डमरू मध्य या जल संधि। तो यहाँ देखिए, जल डमरू मध्य या जल संधि क्या होता है कि पानी का छिछला भाग जो दो स्थल खंडों को अलग करे और दो जल खंडों को जोड़े। ये स्थल हैं, स्थल, और ये जल भाग है। तो जो दो जल भाग को जोड़ती है, ये छिछला भाग दो जल भाग को जोड़ेगा और दो स्थल खंडों को अलग करेगा, तो इसी को जल संधि कहते हैं, जल संधि। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ ये मान लीजिए ये साइबेरिया वाला पोर्शन है, ये अलास्का वाला पोर्शन है, तो उसी के बीच एक जल संधि है, बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, अलास्का और साइबेरिया को अलग करती है। इसी तरह ये देख लीजिए, ये भारत है, ये श्रीलंका है। तो पाक जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करती है, बंगाल की खाड़ी इधर है और मन्नार की खाड़ी इधर है, तो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। तो मानचित्र पढ़ाने के दौरान जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे उसके बारे में रफली मोटा मोटा आपको बता दिया गया है, रफली मोटा मोटा। तो ये ना समझिएगा कि हमने आपको संक्षिप्त में पढ़ाया है, केवल यहाँ हमने आपको मानचित्र पढ़ने के लिए जो आधारभूत समझ होनी चाहिए उसके लिए यह क्लास लिया है। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।